हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, वन शॉट में ही कंप्लीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बस एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना एंड वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी जहाँ पर मैंने सारे के सारे नोट्स जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो मैंने अपलोड कर दिया और काफ़ी सारा एजुकेशनल स्टफ वहाँ पे आपको मिलेगा, तो जल्दी से फॉलो कर लो। एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, डाउट डीएम करके। ठीक है, सो उन दोनों को फॉलो कर लो जल्दी से। एंड नाउ विल स्टार्ट अवर चैप्टर। तो देखो, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहले तो हम इकोनॉमी का मतलब जान लेते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी ना कुछ चीज़ों से बना होता है जिसमें पैसा होता है, ठीक है, मनी, और जिसमें बिजनेस होता है, व्यापार, और जिसमें ट्रेडिंग होती है यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसका लेन देन होता है। तो मतलब इन तीनों चीज़ों से हमारी पूरी इकोनॉमी बनती है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मनी, बिजनेस, ट्रेडिंग सब कुछ आ जाता है। तो ये पूरा मिलके क्या बनता है? इकोनॉमी। अब हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी ह्यूमंस की क्या लाइफ लाइन्स होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। वैसे ही हमारे इकोनॉमी की क्या लाइफ लाइन्स होती होंगी जिससे कि इकोनॉमी सर्वाइव कर पाए, जी पाए। ठीक है, तो उसकी लाइफ लाइन्स जो हैं वो हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सर्विसेज, और आपका इंश्योरेंस। ठीक है, एंड बहुत सारी जैसे टर्शरी सेक्टर में भी हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी वो सारी की सारी हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन्स है। तो इस बेसिकली इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आपको पता ही है कि हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उनका लेन देन चलता है। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज को भाई ट्रांसपोर्ट भी तो करवाना पड़ेगा। बिना ट्रांसपोर्टेशन के एक इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकती ना। सो इसलिए हम इस चैप्टर में मेनली ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एज वेल एज देयर मूवमेंट, मतलब हमारी कंट्री की डेवलपमेंट, हमारी कंट्री की जो बढ़ोतरी है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ लिंक्ड है और उसकी मूवमेंट के ऊपर लिंक्ड है। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे करवा सकते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन से। और कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक तो लैंड वाले होते हैं, वाटर वाले और एयर वाले। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 5 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इंडिया में। जैसे कि रोडवेज, जो रोड वगैरह होती हैं, गलियां वगैरह होती है, रेलवेज, रेलगाड़ी वगैरह, एयरवेज, एयरप्लेन वगैरह, ठीक है, वाटरवेज और पाइपलाइंस। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विद द डेवलपमेंट, अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और बहुत सारी फैसिलिटीज़ में, ट्रेडिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रोडवेज को। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज नेटवर्क है रोडवेज का देन एनी अदर कंट्री। और टोटल कितने किलोमीटर का रास्ता वो तय करते हैं? 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट में जो रोडवेज हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है रोडवेज के ओवर रेलवेज? ये इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई एडवांटेज बताओ रोडवेज के। तो देखो, रोडवेज में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है ना, बनाने की कॉस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। राइट, समझ रहे हो? क्योंकि उसमें तो बस ये लगा लो सीमेंट, तारकोल, ऐसी ऐसी और बुलडोजर वगैरह, तो ये सारे चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन रेलवे को सेटअप करने में, मेट्रो को, बुलेट ट्रेन को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है और रोडवेज की। ठीक है, और रोडवेज जो है या फिर रोड्स जो है, ऐसे ऐसे जो चढ़ाइयाँ नहीं होती माउंटेन्स की, उन पे बनाने में थोड़े इजी हो जाते हैं। सो वहाँ के एरिया में रोडवेज काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी ट्रांसवर्स होती रहती है, मतलब ऐसे ऐसे स्लोप्स होते हैं, ऐसी चढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे रोड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, उन जगहों पे लाइक हिमालयाज है, वहाँ पे कितनी सारी ढलान वगैरह है, तो उन एरियाज में हम रेलवेज तो सेटअप नहीं कर सकते, बुलेट ट्रेन तो सेटअप नहीं कर सकते पहाड़ों पे, है ना, उल्टा लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं। तो इन पहाड़ों जैसे इलाकों पे हम रोड ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, ऊपर से जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो पैसेंजर्स को, मतलब लोगों को, एज वेल एज जो सामान होता है उन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। उल्टा जैसे कि अब आपका घर है और आपकी दोस्त का घर है, ठीक है, तो हम लाइक आपका घर और आपके दोस्त का घर जो है वो रोड से ही कनेक्टेड है, तो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपको मान लो उसे कोई कॉपी लेने जाना है या फिर उसको आपके घर कुछ काम करने के लिए लाना है, तो आप लोग जो है रोड के थ्रू जा सकते हो, गली के थ्रू जा सकते हो। तो ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, सी पोर्ट है, या फिर आपका एयरपोर्ट है, हर जगह रोड्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं रोडवेज के। ठीक है, अब रोड्स जो है वो कुछ टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है,
ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जो कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनको कनेक्ट करता है, मतलब आपस में लिंक करता है। और ये 6 लेन का सुपर हाईवे है। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन याद रखो, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI। और ये जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ी बड़ी सिटीज है, तो इनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो है वो कौन सी अथॉरिटी हैंडल करती है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये प्राइमरी रोड सिस्टम है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हैंडल किया जाता है। हमारी कंट्री में नेशनली बहुत सारी स्टेट से होता हुआ ये जो हाईवे है वो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन सा होता है? जैसे कि कोई भी एक स्टेट ले लो, लाइक मैं ले लेती हूँ हरियाणा। हरियाणा की जो स्टेट है वो क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। और उसके बाद एक और सिटी ले लेते हैं हम, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, ठीक है। तो चंडीगढ़ और जयपुर को जोड़ने वाला जो हाईवे होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट हाईवे। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। और इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड ऐसे होते हैं जैसे कि अब आप हरियाणा का एग्जांपल देख लो, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, सिरसा, भिवानी, ठीक है, कितने सारे, रोहतक वगैरह, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। और इसको कौन मेंटेन करते हैं? जिला परिषद। नेक्स्ट देखो अदर रोड्स। अदर रोड्स में कौन सा आता है? जो रूरल एंड अर्बन एरियाज को लिंक कर देता है वो अदर रोड्स में आते हैं। नेक्स्ट इज बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जो है जैसे कि हमारी जो देश है इंडिया, उसके काफ़ी सारी जगह बॉर्डर्स लगते हैं अलग अलग कंट्री से, लाइक चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना। तो उन कंट्री पे, मतलब हमारी कंट्री को उन जगहों पे जहाँ से उसकी सीमा लगती है दूसरे देशों पे, वहाँ पे रोड्स बनाने होते हैं जिसको हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। वो एक स्ट्रैटेजिकल रोड्स होते हैं और वो मतलब जो बॉर्डर के एरियाज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन होते हैं, वहाँ पे रहना, वहाँ की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि 1960 में बनी थी, ये बॉर्डर रोड्स बनाने का काम करते हैं ताकि वो जो इलाका है उस पर हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। सो ये कुछ 6 टाइप के रोड से। अब हम ये बच्चे भूल जाते हैं पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है उसके हिसाब से भी 2 रोड्स क्लासिफाई किए गए हैं। एक मेटल्ड जो कि सीमेंट, कंक्रीट और कोल से बनता है, ठीक है। और एक होता है अनमेटल्ड जो कि मतलब ग्रेवल, जिसको हम कंकड़ वगैरह कहते हैं, और मिट्टी से बनता है, जो कि रूरल एरियाज में हमें मिलता है। तो ये रोड्स की क्लासिफिकेशन थे। रोड डेंसिटी क्या होती है? इसकी एक डेफिनेशन याद करना है, द लेंथ ऑफ रोड पर 100, ये 100 है, ठीक है, 100 किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी। तो ये कुछ आपको डेफिनेशन याद करनी है। और जो रोड्स की डेंसिटी है वो इतनी है जम्मू एंड कश्मीर में, और 532.27 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। ये थोड़ा याद कर लेना, इससे MCQ बनता है इस पॉइंट से, ठीक है, कि कितनी सबसे कम किस में है? जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेशनल एवरेज ऑफ रोड डेंसिटी कितनी है? 125.02 किलोमीटर, ठीक है। और प्रॉब्लम्स क्या आती है रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ, ये हम देख लेते हैं। एक तो आधे रोड जो है वो अनमेटल्ड है, मतलब कि जो अभी हमने देखा जो कि मड से और कंकड़ों से बने हुए हैं, और रेनी सीजन में वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। और जो नेशनल हाईवेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। रोड हाईवे सिटी में, मतलब जो रोडवेज होता है वो सिटीज़ में बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई वहाँ पे मतलब बहुत सारे बाजार वगैरह लगे रहते हैं तो वो पतले हो जाते हैं, ठीक है। और कई कई लोग जो है वो आगे आगे तक घर बना देते हैं, जिससे कि रोड जो है बहुत ज़्यादा पतले पतले हो जाते हैं, समझ रहे हो। और कई जो ब्रिजेस होते हैं और कलवर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले और नैरो होते हैं, तो उस जगह पे रोडवेज जो है उनको सेटअप करना मुश्किल हो जाता है। तो रोडवेज हो गया। अब हम आते हैं रेलवेज की तरफ, ठीक है। तो रेलवेज जो है वो एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे आपका वो गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे वो पैसेंजर हो, सबको ये रेलवेज हैंडल कर लेता है। तो और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आ जाता है, जैसे कि बिजनेस के लिए, और अगर हमें आसपास के नज़ारे देखने, साइट सीइंग के लिए, पिलग्रिमेज मतलब श्रद्धालुओं के लिए, जैसे कई लोग 4 धाम की यात्रा करने उड़ीसा जाते हैं ना,
और मतलब उड़ीसा जाते हैं भगवान के दर्शन करने और चार धाम की यात्रा करने, और भी राजस्थान जाते हैं ना। तो पिलग्रिमेज श्रद्धालुओं के लिए भी जो रेलवेज है वो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। अब यहाँ पे कुछ आपको स्टैट्स दिया हुआ है, जैसे कि इंडियन रेलवेज के इतने सारे स्टेशन हैं, इतने लेंथ है, इतने लोकोमोटिव्स हैं, इतने पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स हैं, इतने अदर कोच है और इतने वेगन्स है एज पर मार्च 2011। तो ये जो है ना वो थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे आपको कि कितना क्या है। ओके, थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना। इंडियन रेलवेज जो है वो अब 16 जोन्स में बढ़ चुकी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क ऑफ द कंट्री हैज़ बीन, मतलब जिस भी एरिया में सबसे ज़्यादा फैक्टर्स सूटेबल होंगे उस एरिया में रेलवे सेटअप हो जाएगी। जैसे अब नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा रेलवेज है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में देखो हमारे पास डेंस पॉपुलेशन है और प्लेन्स सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है, तो वहाँ पे इन फैक्टर्स में रेलवेज जो है उसी जगह पे ज़्यादा सेटअप की जाती है। ठीक है, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए रेलवेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम्स क्या है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, अब ये देख लेते हैं। बहुत सारे पैसेंजर्स बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं और वो सीटों के नीचे छुप जाते हैं जब टिकट मास्टर टिकट लेने के लिए आते हैं, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है। कई कई जगह पर तो चोरियां भी हो जाती हैं फटाफट, वो चिट्टी वाली फिल्म देखिए रोबोट वाली, उसमें चोरी कर लेते हैं ना, तो रेल में बैठ के थेफ्ट हो जाते हैं, हमारी रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। और कभी कभी वो देखिए आपने ट्रेन में चेन लगी रहती है, उस चेन को कोई भी जना मतलब मजाक मजाक में खींच देता है, जिससे कि रेलवे को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट आते हैं हम पाइपलाइंस पे। पाइपलाइंस आपको यहाँ पे देखो, ये इतनी सारी पाइपलाइंस आपको दिख रही है। पाइपलाइंस की टेक्नोलॉजी ना नई है इंडिया में, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है। और ये पाइपलाइंस को मतलब थोड़ा लिक्विड जो पार्ट होता है ना उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस से, और रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और बिग थर्मल पावर प्लांट्स तक ये सारी चीज़ें जो है पहुंचाने का काम कौन करती है, पाइपलाइंस करती है। ठीक है, अच्छा 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइंस के ट्रांसपोर्टेशन इन अ कंट्री। पहला है ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश, और वाया के बाद आपको खुद पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, बट मेन जो है वो ये है फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, और नेक्स्ट है सालाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, ये नेक्स्ट पाइपलाइन है। और नेक्स्ट गैस पाइपलाइन है फ्रॉम हाजिरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, ये है तीसरी पाइपलाइन। तो ये तीन पाइपलाइन बहुत ज़्यादा मेन है। और वाया अगर आपको याद हो तो वेल एंड गुड, वरना इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये तीन स्टार्टिंग के याद कर लेना। अगला हम आते हैं वाटरवेज पे। वाटरवेज जो है वो बहुत सस्ते हैं, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बाकी ट्रांसपोर्टेशन को देखे तो। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है अगर मतलब भारी भरकम गुड्स कैरी करने हो तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं इनके लिए। फ्यूल एफिशिएंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते इन्वायरमेंट को। अब वाटरवेज जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिए हैं, जैसे ये थोड़े बहुत ही किए हैं, जैसे कि गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड दुबरी, वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ठीक है, और स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर along with Kalinanda Puducherry stretches of canal, or specified stretches of river Brahmani along with Matai River delta channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east coast canal। तो ये जो है वो थोड़ा बहुत आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता बोर्ड ये आपसे क्वेश्चन दे दी। ठीक है, हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरियड आउट पोर्ट, मतलब जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो पोर्ट से ही लिंकेज होता है, क्योंकि वहाँ के भारी भारी जो भरकम गुड्स होते हैं वो इंडिया में पोर्ट के थ्रू ही आते हैं, उनके पोर्ट से हमारे पोर्ट तक। ठीक है, 95, इससे ना एमसीक्यू बनता है इस पॉइंट से, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 95% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम और 68% वैल्यू की टर्म में सी से ही मूव किया जाता है, तो ये पॉइंट याद रख लेना। मेजर सी पोर्ट्स देखो, इंडिया की ना सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन क्या होती है जहाँ पर समुंदर होते हैं, तो ये जितना भी एरिया है ये सारा समुंदर से कवर है इंडिया का। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन होती है, मतलब ये वाली जो कि समुद्र के इलाके से टच होती है, वो सबसे ज़्यादा लंबी है। कितनी लंबी है, 7516.6 किलोमीटर। 12 मेजर पोर्ट्स है बड़े बड़े, और 187 छोटे छोटे पोर्ट्स हैं। ठीक है, मतलब बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं। ठीक है, मेजर पोर्ट्स जो हैं वो 75% इंडिया की फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते हैं। मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्ट है, और स्पेसियस भी है, नेचुरल वेल्स शेल्टर्ड बंदरगाह है वो। ठीक है, बहुत अच्छे से शेल्टर किया हुआ है। अब सी पोर्ट्स देखो,
वेस्टर्न कोस्ट पे ये सारे सी पोर्ट्स हैं, मतलब गुजरात की साइड पे, और ईस्टर्न साइड पे असम वगैरह की साइड पे ये सारे कोस्ट है। ये आपका मैप में आएगा, मैप में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मैप के क्वेश्चन है। अब आते हैं हम एयरवेज पे। आई वुड सजेस्ट कि मैं जैसे एक बार समझा दूँ, एक बार आप एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग भी ले लेना, तो ज़्यादा अच्छी से पक्की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एयरवेज जो है सबसे ज़्यादा फास्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग टेरेन्स जो हैं, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट और ओशनिक स्ट्रेच, जो लंबे लंबे जैसे सात समुंदर नहीं होते, वैसे बड़े बड़े ओशनिक स्ट्रेच जो होते हैं, उन जगह पे कोई भी रोड या फिर कोई भी रेलवेज या फिर कोई भी पाइपलाइन का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसी ऐसी जगह पे एयरवेज जो है वो हमारे काम आते हैं, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो नेशनलाइज हुआ था 1953 में, और इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, प्राइवेट स्केड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स जो है वो डोमेस्टिक एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा इसका ये इंपॉर्टेंट है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी उन्होंने पहली बार ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को, और उन्होंने अपने ऑपरेशंस के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड से हेलीकॉप्टर सर्विसेज ली थी, और उन्हें मतलब नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को अलग अलग डिफिकल्ट एरियाज तक पहुंचना था, जैसे कि डेजर्ट हो गया आपका, और यहाँ पर हाई माउंटेन्स हो गए, तो इसलिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने वहाँ पे अपनी हेलीकॉप्टर सर्विसेज से उनका काम कराया था। दो टाइप के एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, ये तो हम सबको पता है। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पहला कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रेड बच गया, एंड देन लास्ट इज टूरिज्म। तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो के साथ बने रहना, बस होने वाला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन, अब जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ पोस्ट कार्ड से, लेटर से, टेलीग्राम से याद है फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम से और इंस्टा को भी, और टेलीफोन से हम लोग बात कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो पर्सनल कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन जैसे कि जो बहुत सारे लोगों को पता चल जाए, लाइक आपका मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस एंड फिल्म्स हो गए, तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अगला देखो, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन में दो चीज़ आती हैं। उससे पहले ये चीज़ जानो कि वर्ल्ड में इंडिया की जो पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा पोस्ट कार्ड वगैरह इंडिया में ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो फर्स्ट क्लास मेल आता है और सेकंड क्लास मेल आता है। फर्स्ट क्लास मेल में जो मेल्स होते हैं वो एयरलिफ्ट किए जाते हैं लैंड एंड एयर के बीच में, ठीक है, जैसे कि कार्ड्स और एनवेलप। और सेकंड, ये पॉइंट ना ध्यान रखना, ये आ सकता है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड ज़्यादातर वही क्वेश्चन देगा जिस भी टॉपिक पे आपका ध्यान ज़्यादा नहीं जाएगा, तो याद करके चलना। ये वाले नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। सेकंड क्लास मेल जो है वो लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बीच में ट्रैवल करता है, जैसे कि पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, ठीक है। सो ये था कम्युनिकेशन के बारे में। और देखो, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स, ये आपको टेलीकॉम नेटवर्क्स दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एशिया में इंडिया के पास लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स होते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या करता है, हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, हम लोग सास बहू के नाटक नहीं देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, और भी कार्टून्स देखते हैं, तो मास कम्युनिकेशन जैसे कि टीवी, रेडियो वगैरह हो गया, ये सब हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस हमें जगा अवेयर करते हैं हमें अलग अलग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। और मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, वही रेडियो को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, आकाशवाणी, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेडियो को आकाशवाणी बोलते हैं। वो अलग अलग नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, बहुत सारे अवेयरनेस पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद आता है टीवी, जिसको हम पहले हिंदी में दूरदर्शन बोलते थे, और संस्कृत में भी, ठीक है। और जो नेशनल टेलीविजन चैनल है इंडिया का, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में आता है। मैगजीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया ही बनाता है, लाइक न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स एनुअली। और फिल्म्स के क्षेत्र में भी इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये था कम्युनिकेशन का पार्ट। आते हैं ट्रेड के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रेड से पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड मतलब जब भी हम गुड्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह एक्सचेंज करते हैं लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में और कंट्री के बीच में, उसको हम ट्रेड कहते हैं। अगर इंडिया की किसी स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है तो नेशनल ट्रेड होती है। अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, गुड्स का लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं।
मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लेन देन चलता है, मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ, बदले में मैं उनको पैसे दे रही हूँ, तो वो मार्केट ही एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने आपको बताई थी, जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड चलता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड सी एयर और रूट, सी एयर एंड लैंड रूट से होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब दो बैलेंस ऑफ ट्रेड होती है, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। अगर आप आगे जाके कॉमर्स लोगे ना तो 11th क्लास की इकोनॉमिक्स से आप सीख जाओगे कि BOT यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के ज़्यादा होते हैं देन इम्पोर्ट, मतलब हमने अपने देश का माल बेचा बहुत ज़्यादा है और ख़रीदा बहुत कम है दूसरों की कंट्री में, तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ये अच्छी सिचुएशन है हमारी इकॉनमी के लिए। और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसी का उल्टा, कि हमने बेचा तो कम है, एक्सपोर्ट कम किए हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिए इस साल, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। अब आपको तो पता है कि कितने सारे फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में आते हैं, लाइक वाराणसी और भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे आते हैं फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है। और 2010 में सबसे ज़्यादा लोग आए थे एज़ कम्पेयर टू 2009। एंड जैसे बहुत ज़्यादा लोग आए थे टूरिज्म, तो इंडिया का पता है कितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब जैसे मान लो अमेरिका से लोग आ रहे हैं इंडिया में घूमने के लिए, तो डॉलर्स लेके आएंगे, है ना, कुछ लोग पाउंड्स लेके आएंगे, कुछ लोग येन लेके आएंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो 64,889 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज आ गया था। देखा कितना फ़ायदा है टूरिज्म का। और 15 मिलियन पीपल जो है ना वो टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो टूरिज्म देखो कितना ज़्यादा बढ़िया है ना। और इम्पॉर्टेंस क्या है, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन होती है, मतलब दो देशों के लोग आपस में मिलते हैं। लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे देश की लोकल हैंडीक्राफ्ट है, जो हमारे देश का कल्चर है, उसको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे देश के बारे में, जो लोग जो बाहर के लोग बाग समझ पाते हैं, फॉरेनर समझ पाते हैं कि अरे वाह इंडिया तो बहुत अच्छा देश है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिला, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के शॉपिंग साइट्स अच्छी हैं, यहाँ के टेम्पल्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बनती है अगर टूरिज्म को सपोर्ट करा जाता है, हमारे कल्चर एंड हेरिटेज की वाहवाही होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा जो सारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको वन शॉट जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।